गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बिहार स्पेशल के विशेष संदर्भ में बिहार की मृदा को पढ़ेंगे और देखेंगे इनके कौन से फैक्ट है जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मृदा होती क्या है और मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मृदा का निर्माण अगर सिंपल वे में कहा जाए तो चट्टानों के टूटने फूटने से होती है, पर टेक्निकल टर्म में अगर कहा जाए तो मृदा का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों के आच्छादन प्रक्रिया से संबंधित होती है। तो थोड़ा सा देखेंगे क्या होती है ये आच्छादन प्रक्रिया। इसके तहत मुख्य रूप से चट्टानों की या तो अपघटन होती है या फिर वियोजन होती है या फिर अपरदन होती है, और इन सभी का कारण जो है वह बहिर्जात बल है। जैसे कि चट्टानों का अपरदन हवा के माध्यम से भी होती है, निक्षेपण के माध्यम से भी होती है। तो उन सारा चट्टान छोटे छोटे पार्ट में बट के और अंतिम रूप से मृदा का निर्माण लेती है। तो इन सब का संबंध बहिर्जात बल से है। तो हम लोग देख लिए किस प्रकार मृदा का निर्माण होते हैं। तो चलिए अब आते हैं बिहार में मृदा का विकास कैसे हुआ और कब हुआ। हम लोग भूगर्भिक संरचना में बात कर चुके हैं कि बिहार में जो मृदा का निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटरी एज में हुआ है। तो कोऑर्डिनेटरी एज में हुआ है बिहार में मृदा का निर्माण। तो चलिए देखते हैं। अगली बात जो है वो मृदा के संबंध में ये बात जानना जरूरी है कि इसका निर्माण चट्टानों के निक्षेपण से बिहार में किस किस प्रकार हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिहार के पश्चिमी उत्तर भाग को देखें, पश्चिमी चंपारण को देखें, तो वहाँ पे जो पर्वतीय रीजन है तो वहाँ पे जो चट्टाने का कण है वो मोटा मोटा है, और इस पर जो नदियाँ आती है जैसे बूढ़ी गंडक है, फिर गंडक है, तो बीच से बहने से चट्टानों का टूटा टूटा भाग में ये हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं भावर प्रदेश। भावर प्रदेश जो कि पश्चिमी चंपारण के ही आसपास के रीजन में देखने मिलता है। दूसरा हम लोग जानते हैं तराई रीजन क्या होता है। तो जो बिहार के उत्तरी भाग है और जो नेपाल से सीमा लगी हुई सीमा है उन प्रदेशों में मुख्य रूप से तराई रीजन में जो चट्टानों का कण है वो और भी थोड़ा पतला होकर के नदियों के निक्षेपण से और वह पतला पतला सा दलदली भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। इसे हम अभी देखेंगे मैप के माध्यम से। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इनका निर्माण भी चट्टानों के विघटन से ही होता है। तो उन्हें हम बोलते हैं बांगर। बांगर प्रदेश या बांगर क्षेत्र जो भी बोल लीजिए, या फिर बांगर मिट्टी भी बोल सकते हैं, या बांगर प्रदेश की मिट्टी। चौ चार में हम खादर देखेंगे, खादर प्रदेश। जैसे कि हम भावर और तराई समझे, इसी प्रकार बांगर और खादर को देखते हैं। तो बांगर में जो होता है वो मुख्य रूप से वह बाढ़ वाला एरिया नहीं होता है, वहाँ पे बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। और ये खादर प्रदेश में लगभग पूरे वर्ष में या बाढ़ का क्षेत्र बना रहता है, जिसके कारण नवीन मिट्टी का निक्षेपण होते रहता है। इसीलिए इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। और उसे बोलते हैं पुराना पुरानी जलोढ़ मृदा। ये चार चीज़ समझना जरूरी था, क्योंकि चलिए अब मैप के माध्यम से देखते हैं इसको, तो थोड़ा और क्लियर होगा चीज़ें। तो ये रहा बिहार का मैप।
और इसमें देखते हैं कि किस किस रीजन में खादर, भावर और तराई और बांगर खादर का वो निर्माण हुआ। उससे पहले बिहार के पश्चिमी उत्तर भाग, ये चंपारण के रीजन में, चंपारण के भी जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे हमको पता है सोमेश्वर पर्वत है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इनके द्वारा ही निक्षेपित जो बालू के छोटे छोटे कण हैं, इनसे यहाँ पे पर्वत पादीय मृदा का निर्माण हुआ। कौन सी मृदा? पर्वत पादीय मृदा। इन्हीं मृदा को पिडमाउंट सॉइल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम पिडमाउंट सॉइल बोलते हैं। और यह पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास दिखाई पाई जाती है या फिर दिखाई जाती है। और यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण मृदा में भी अधिक नमी पाई जाती है, और यह कमोबेश उपजाऊ होती है, ज़्यादा नहीं, मध्यम एज की। और यहाँ धान और गन्ने की खेती के लिए यहाँ अनुकूल है। तो पहला देख लिया पिडमाउंट सॉइल, और अगला हम लोग देखते हैं तराई रीजन। अभी जैसे हम लोग बोले थे तराई रीजन, यह लगभग लगभग यहाँ से लेकर किशनगंज तक, पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, ये जो सटा हुआ एरिया है नेपाल का, जहाँ पे हमेशा दलदली भूमि पाई जाती है, और इसे हम बोलते हैं तराई रीजन। इसका विस्तार बता चुके हैं, मतलब पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 507 किलोमीटर लगभग चौड़ी पट्टी के रूप में इनका विकास हुआ है। और इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और कहीं कहीं रेत की मात्रा दिखाई देती है, और कई जगह पे दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। रेत प्लस पत्थर भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। अच्छा, यह हल्के भूरे और पीले रंग के होते हैं, और यहाँ पे मुख्य रूप से यह मिट्टी धान धान पटसन और गन्ना की खेती के लिए यह अनुकूल मृदा है। तो चलिए अगले मृदा को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। तो सबसे पहले तो मैदानी भाग को हम दो भागों में बांट के देखते हैं बिहार के, गंगा के उत्तरी मैदान, ताकि यहाँ से चीज़ें क्लियर रहती हैं। हम्म, तो यहाँ हम बीचों बीच मान लेंगे ये गंगा नदी है। ये कटिहार की सीमा बनाते हैं यहाँ पर। ये गंगा नदी है जो कि बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर हम लोग दो सोइल को देख चुके हैं, एक तो पर्वत पाद्य और दूसरा तराई मृदा। दूसरा देख चुके हैं तराई मृदा। अब हम लोग देखेंगे बांगर और खादर को। तो बांगर हम क्या बताए थे, जहाँ पे जहाँ जहाँ पे बाढ़ का मैदान, मतलब बाढ़ नहीं आती है वर्ष भर, और वहाँ पे बाढ़ के आने की संभावना कम रहती है। तो वो रीजन मुख्य रूप से वह ये जो घाघरा और गंडक दोआब है, इसे मैं अलग पेन से इंगित करते हैं। यहाँ पे घाघरा है और यहाँ पे गंडक है, ये दोआब है। यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। तो यहाँ पे बांगर मृदा पाई जाती है। तो इनके बारे में एक मिनट, सॉरी। तो इनका विस्तार मुख्य रूप से, अच्छा, इसके अलावा भी विस्तार इसका पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर के आदि क्षेत्र में भी है, लेकिन कमोबेश है। और इस मृदा का खासियत यह है कि यहाँ पे चूना और पोटास की अधिकता होती है।
और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और इस मृदा में धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। तो बांगर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे खादर। तो खादर मृदा का संबंध जो है आपको बताएं कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसाद से खादर मृदा का निर्माण होता है। तो आपको पता है ये उत्तरी बिहार से बहुत सारी नदियां आती हैं, गंगा में मिलती है। तो ये सबसे नवीन जो मृदा होती है खादर मृदा का निर्माण होता है, और इसके निर्माण मुख्य रूप से गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और फिर जो भी निचले घाटी में नदियाँ आके मिलती हैं उससे होता है। और इसमें मुख्य रूप से बालू और चिका की प्रधानता होती है। चलिए तो इसका रीजन डिसाइड करते हैं कहाँ पे है। तो ये जस्ट ये रीजन हम लोग नवीन जलोढ़ मृदा जिसे हम बोलते हैं खादर मृदा, जिसे हम खादर मृदा बोलते हैं। और इसकी क्या खासियत है? तो यह भूरा रंग का होता है और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है। और यहाँ पे सिंचाई पर्याप्त होने के कारण यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग दक्षिण बिहार की मैदानी भाग में जो जो मृदा का विकास हुआ है उनको देखते हैं। तो ये रहा दक्षिण बिहार, जहाँ पे गंगा नदी के दक्षिणी भाग को सबसे पहले एक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में टाल नाम से एक मृदा का रूप दिखाया जाता है, जो कि लगभग बक्सर से लेकर कटिहार तक इनका विकास हुआ है। चलिए इसको पेन से इंगित करते हैं, फिर आप लोग को भी दिखाई देगी ये एरिया। इसे हम लोग बोलते हैं टाल मृदा। इसे हम लोग बोलते हैं टाल मृदा। यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, और यह महीन कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी होती है जो कि काफ़ी उर्वर होती है, और यह रबी फसल के लिए और दलहन फसल के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह रबी फसल और दलहन फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रबी फसल और ख़ास करके दलहन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए देख लिए टाल मृदा। और अगला जो मृदा है वह बलथड़ मृदा, जिसको हम लाल पीली मृदा भी बोलते हैं, और एक हम देखेंगे लाल बालू का मृदा, या जिसको लाल बलुई मृदा भी बोलते हैं। तो इसका चलिए रीजन देखते हैं कौन सा एरिया है यहाँ पे। ये रीजन जो है लाल वाला रीजन बिहार के दक्षिणी भाग में, यहाँ पे हम लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखते हैं। लाल पीली मिट्टी, यहाँ पे हम लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखते हैं, और इसे ही हम बलथर मिट्टी भी बोलते हैं। इसे ही हम, चलिए इस पे नहीं लिखा रहा, आगे देखते हैं। चलिए एक सेकंड। तो इसे ही हम लोग बलथर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इनकी 2-3 खासियत हैं जिन्हें आप जान लीजिए। इस मृदा में रेत तथा कंकड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका रंग पीला और लाल होता है। पीला और लाल क्यों होता है आपको भी पता है, फेरस की मात्रा अधिक होती है और यह प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। और यह मृदा मुख्य रूप से
चूँकि पानी का एरिया कम रहता है और पानी की संभावनाएँ कम रहती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा जैसी खेती की जाती है। तो चलिए, और उसके बाद एक लास्ट जो हम लोग का बच गया है, ये कैमूर रेतास का, जिसे हम लोग लाल बलुई मृदा का यहाँ पे विकास हुआ। लाल लाल बलुई लाल बलुई मृदा का यहाँ पे विकास हुआ है। और यह रोहतास और कैमूर जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुपजाऊ होता है लगभग में, मतलब उपज होती है थोड़ा बहुत लेकिन कम, जब से कि मोटे अनाज की उपज यहाँ पे ज्वार और बाजरा जैसी अनाजों की खेती यहाँ पे की जाती है। ज्वार और बाजरा, इनकी खेती यहाँ पे की जाती है। और 2-3 फैक्ट हैं इनके बारे में बता देते हैं आपको, मैदानी क्षेत्र से या फिर मृदा के क्षेत्र से। तो बिहार में जो है वह मुख्य रूप से बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास की पठारियों में पाई जाती है। और अच्छा हाँ, बिहार में कहा जाता है कि ये लेटेराइट मिट्टी का भी अंश पाया जाता है, ये कि वही कैमूर प्रताप में, पता नहीं ये कितना सही है बट चलिए फैक्ट है। तो यहाँ पे बिहार का मृदा क्लियर हुआ, और जो भी कमी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। चलिए, थैंक यू।